FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत का अंदाजा तो आपको इस वीडियो से लग ही गया होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स तो इतना बाय कर सकते हैं कि एफआईआईज भी इनके सामने फीके पड़ जाएंगे, ऐसा ही कहना है ना इस वीडियो का। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? अगर आप पिछले 3 महीने का एफआईआई का सेलिंग एंड बाइंग डेटा देखेंगे ना, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने पिछले 3 महीने में 60,000 करोड़ का माल बेच दिया है। तो ये माल आखिर खरीदा किसने है? जी हाँ दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स। हम लोगों ने इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन का बेचा हुआ माल खुद खरीदा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा इसमें बुरी बात क्या है? एफआईआईज बेचेंगे और हम जैसे स्मार्ट रिटेलर्स इस स्टॉक को खरीद लेंगे। अब इस बाइंग को अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो शेयर्स आपने खरीदे हैं, क्या उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है? जब इतने ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने 60,000 करोड़ का माल खरीदा है तो शेयर का प्राइस तो काफी बढ़ना चाहिए था, राइट? इसी मिस्ट्री को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कि जब आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता क्यों नहीं है। I think the reason why most people lose money is because they're probably too trusting. Retail traders, Stanley, find it quite hard to be profitable. Why do 75% of traders lose money? क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की सच्चाई के ऊपर में एजुकेट होने वाले हैं। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स न्यूज को देख के काफी मोटिवेट हो जाते हैं कि उन्हें कोई फ्री में से कोई शेयर बता दे जो सालों साल कंपाउंडिंग का बेनिफिट दें, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है SIP का, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एक गिवन पर्टिकुलर डेट पे 12 महीने में किसी शेयर को खरीदते रहता है। लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर एक चीज भूल जाता है कि जब वो इस शेयर को पीरियोडिकली खरीद रहा है तो कोई तो होगा ना जो इस शेयर को पीरियोडिकली बेच भी रहा है। और जिस न्यूज के बेसिस पे इस रिटेल इन्वेस्टर ने शेयर को खरीदने का डिसीजन लिया था, क्या वो न्यूज आगे बेचने वाले तक नहीं पहुंची होगी? ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कि जब वो किसी शेयर को खरीदते हैं तो वो शेयर गिरना शुरू करता है। जब वो खरीदने का डिसीजन ले रहे थे तब वो शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और अचानक से हमारे खरीदने के बाद में शेयर में इतनी धीमी रफ्तार क्यों आ चुकी है? इसका सिंपल लॉजिक होता है गाइस, टारगेटेड सेलिंग फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। होता क्या है, IEX शेयर का एग्जांपल लेके देखिए। जब ये शेयर को पॉजिटिव न्यूज में दिखाया जा रहा था तो एकदम सारे ही इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे कि ये शेयर को कोई नहीं रोक सकता, कितना ऊपर जा रहा है ये शेयर का प्रॉफिट देखिए, शेयर की मोनोपोली को देखिए। पर जैसे ही आपने इस शेयर में इन्वेस्ट किया तो देखिए ये शेयर कितना क्रैश हो गया। ऐसा हुआ क्यों? जब तक रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाता है ना, तब तक ये स्टॉक अपना पीक कर चुका होता है और इसके बाद में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, नंबर ऑफ शेयर्स इस स्टॉक के कम नहीं हुए थे, फंडामेंटली ये बिजनेस वैसा ही था जैसा आज है, लेकिन टाइप ऑफ बायर यहाँ पे चेंज हो गए थे। पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस शेयर को बाइंग कर रहे थे जिसकी वजह से इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर को बाय करने लगे मार्केट प्राइस पे। और यही तो चाहते थे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कि जो भी प्राइस पे वो अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहे वहां पे कोई एक बायर फैसिलिटी मिल जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक स्टॉक के एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि स्टॉक चाहे फंडामेंटली कितना भी अच्छा हो, पर उसे कब खरीदना है और कब बेचना है, अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स यहीं पे फंस जाते हैं। अब इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में प्रपोज किया जाता है SIP का कॉन्सेप्ट। अब आपको लग रहा होगा SIP के कॉन्सेप्ट पे क्या तकलीफ है? 12 महीने में सिस्टमैटिकली हम स्टॉक को खरीदते रहेंगे, पूरे ही कर्व को एवरेज आउट करेंगे और ओवर पीरियड कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेंगे। अब कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ये याद रखिए कि SIP एक लीस्ट स्किल्ड इन्वेस्टर का स्टाइल होता है। मतलब जिस इन्वेस्टर को बिल्कुल भी एनालिसिस करना नहीं आता है या बिल्कुल ही मीडियम रिटर्न्स के उसके एक्सपेक्टेशन है, तो SIP करना सही रहेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप SIP करते हैं और एक हायर प्राइस पे शेयर को खरीदते हैं तो इस शेयर को यूजुअली बेचते हैं स्किल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे रिटेलर फिर भी बाइंग करने ही वाला है क्योंकि उसके SIP का दिन आ चुका है। ऐसे में ओवर वैल्यू स्टॉक को एक इन्वेस्टर के ऊपर में चिपका दिया जाता है। इस दौरान ना न्यूज भी बड़ी अच्छी चल रही होती है कि स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है, देखिए निफ्टी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और यही न्यूज में बह जाते हैं हमारे रिटेलर्स, जहाँ वो वैल्यूएशन चेक किए बिना सीधा सीधा कैलेंडर देखते हैं कि हाँ ये तारीख आ चुकी है, चलो बाय कर लेते हैं। जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होता है और आप तभी भी SIP को कंसिडर करते हो, तो ऐसा ही हो रहा है ना कि आप एक स्टॉक को तब खरीद रहे हो जब वो सबसे महंगे दाम पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या लगता है आपको ये सही तरीका है इन्वेस्टिंग का? SIP के कॉन्सेप्ट में यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि आप इसमें लिक्विडिटी बन के फिरते हो। एट एनी गिवन पॉइंट आप एक अनकंडीशनल बायर बन जाते हो और आपके म्यूचुअल फंड को भी आपके बिहाफ पे इन शेयर्स को खरीदना ही पड़ेगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस के पास पहले से ही होती है, क्योंकि जब भी कोई एसआईपी स्टार्ट करता है वो 2, 3, 4, 5 साल तक का अपना गोल रखता है। तो स्टॉक मार्केट में जहाँ पे किसी भी शेयर को खरीदा या बेचा जाता है, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उस शेयर को तब खरीदे जब उसका दाम थोड़ा गिरा हुआ हो। शेयर के प्राइस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। जो शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उसके एक्सचेंज में वो कंपनी अभी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये चेक करना चाहिए आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। शेयर प्राइस और रेवेन्यू के कंपैरिजन को कहते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिए। लेकिन अगर एसआईपी सही तरीका नहीं है मार्केट में निवेश करने का, तो हम करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? इसके लिए बहुत सिंपल जवाब है दोस्तों। जब जब मार्केट में आपको मेजर करेक्शंस दिखते हैं, जब जब आपको न्यूज दिख रही होती है ना कि स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया, 2000 पॉइंट गिर गया, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड कंसीडर बाइंग द स्टॉक। निफ्टी सिर्फ एक ऐसा इंडेक्स नहीं है जो आपको स्टॉक मार्केट का डेली मूवमेंट दिखाता है। निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया के बिजनेस का परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपको ये लगता है कि इंडिया ओवरऑल बिजनेस सेंस में ग्रो करने वाला है, इंडियन इकोनॉमी आगे चल के बहुत बड़ी होने वाली है, तो निफ्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का तो फायदा ही होने वाला है। तो आपको ऐसे में निफ्टी को तब परचेस करना चाहिए जब वो गिरे। रिसेंटली एग्जांपल आप देखिए, हाल फिलहाल में निफ्टी 18,800 के लेवल तक गिर चुका था और यहाँ पे रिटेलर्स ने पैनिक कर लिया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन में फिर से निफ्टी 19,800 के लेवल पे आ चुका है। ये कैसे हुआ आखिर? ऑब्वियसली यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने बाइंग करी है, जो यूजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इसका आप डेटा भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से नेट सेलर होने के बाद में अब जाके नेट बायर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ही स्टॉक मार्केट सस्ता होता है ना, तब जाके स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी बाइंग स्टार्ट करता है, लेकिन रिटेलर्स यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं। 18,800 पे जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन शेयर्स को खरीदने आए थे, तो बेच कौन रहा था आखिर? रिटेलर्स। उन्हें लगा कि अब मार्केट क्रैश होने वाला है, चलो सब कुछ बेच बाच के छोड़ देते हैं। ये याद रखिए, हर साल कम से कम 4 से 5 ऐसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां पे इन्वेस्टर्स को एक बड़ा कलेक्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टर्स मार्केट को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं ना, इसी कारणवश वो 12 महीने की हर रेट पे खरीदना चाहते हैं और यहीं पे होता है उनके मेजर गेन्स में लॉस। सो स्मार्ट एसआईपी के कॉन्सेप्ट में आपको हर महीने पैसे नहीं लगाने हैं, आपको तब पैसों को इन्वेस्ट करना है जब स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका हो। इसकी न्यूज आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में क्रैश होता है ना, दुनिया भर का पैनिक फैल जाता है। अच्छा, अगर ये इंस्टीट्यूशन की हरकतें अब आपको पता चल रही है, तो सेबी आखिर इसके अगेंस्ट में कुछ करता क्यों नहीं है? इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन गाइस। इन्वेस्टर एजुकेशन का गैप इंडिया में बहुत बड़ा है। आप जानते ही होंगे कि इंडिया में डायरेक्टली सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली शेयर मार्केट को ट्रैक करने वाले लोग बहुत कम है, लेकिन म्यूचुअल फंड सही है बोलने वाले ढेर सारे लोग हैं। तो एसआईपी, जैसे मैंने कहा कि लीस्ट स्किल इन्वेस्टर का साइन होता है, ऐसे ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए केवल लिक्विडिटी बन के रह जाते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए सेबी ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। आपने YouTube पे भी देखने की काफी कोशिश की होगी खुद को एजुकेट करने की, लेकिन कोई राइट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आता है सबसे लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इन्वेस्टर के पास में भले एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन इन्वेस्टर्स एजुकेट होना भी तो नहीं चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट आर लुकिंग फॉर क्विक रिटर्न्स, मतलब उन्हें कोई शेयर बता दे और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उन्हें मिलना चालू हो जाए, ये उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं डे 1 से। ना उन्हें कोई नॉलेज होता है, ना उनके पास में स्टॉक एनालिसिस करने का कोई क्राइटेरिया होता है। वो केवल टिप्स के भरोसे में ट्रेडिंग करते हैं, और इसीलिए तो रिटेलर्स को अनस्किल्ड इन्वेस्टर कहा जाता है। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स फीड की हुई न्यूज पे ही रिलाई करते हैं, लेकिन ये चीज याद रखिए, जो न्यूज आप तक फ्री में आई है ना, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले रहे हो, वो न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया गया होगा ना। और जो भी ये बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपको खबर बताने के लिए कि एक पर्टिकुलर शेयर को खरीद लो, उसका क्या फायदा? उसके लिए आप लिक्विडिटी बन सकते हो। इसीलिए जस्ट न्यूज के बेसिस पे या फिर किसी भी टिप के बेसिस पे शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करना बंद कीजिए। एसआईपी की जगह स्मार्ट एसआईपी को अपनाइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।